साथियों, हम सब ने अपने बैंक अकाउंट से लेकर फिक्स डिपॉजिट और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट, चाहे म्यूचुअल फंड हो या और कुछ, हर जगह पे किसी ना किसी व्यक्ति को, चाहे आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो या और कोई, किसी न किसी व्यक्ति को नॉमिनी जरूर बनाया हो। लेकिन सर, यदि आपने ये सोचकर नॉमिनी बनाया है कि मेरे मरने के बाद वो जो भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है या बैंक बैलेंस है, उसका 100% लीगल हकदार वही व्यक्ति रहेगा जिसको आपने नॉमिनी बनाया, तो सर आपको एक बार फिर से सोचना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि सर आपके मरने के बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आपके फादर या आपके ब्रदर सिस्टर का कोई भी राइट नहीं बनता है जब तक आपकी मदर, आपकी वाइफ या इवन दोस्तों आपके बच्चे में से कोई भी बच्चा भी जीवित है। यानी सर आपके फादर या ब्रदर सिस्टर को फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती आपकी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट में से जब तक कि आपकी मदर, आपकी वाइफ या आपके बच्चे इनमें से कोई भी जीवित। दोस्तों, ज्यादातर वेल्थ मैनेजर आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, वो दो चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, एक वेल्थ प्रिजर्वेशन, एक वेल्थ इंक्रीमेंट। यानी कुछ आपकी अमाउंट को सिक्योर फंड में डाल के, डेफ फंड वगैरह सिक्योर फंड में डाल के आपके फंड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, कुछ आपकी अमाउंट को इक्विटी फंड में डाल के उसके ऊपर हाई रेट ऑफ रिटर्न से आपको इनकम दिलवाने का, या फिर आप कह सकते हो वेल्थ इंक्रीमेंट का प्रयास करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी वेल्थ मैनेजमेंट का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर, यदि आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस है वो वही व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति को आप चाहते हो, और वही प्रोपोर्शन में मिले जो आप चाहते हो, ना कि सर लो के हिसाब से। जैसा कि सर, यदि मैं चाहूं कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है मेरी वाइफ को ही मिले, भले ही बाद में मेरे बच्चे को मिले, लेकिन एक बार के लिए मेरी वाइफ को ही मिले जब तक वो जिंदा है। क्योंकि सर मुझे मेरे बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं है मेरे मरने के बाद वो मेरी वाइफ की केयर करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरा कोई एक लड़का या लड़की फाइनेंशियली या फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मेरे मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी या इनकम में से अपना जीवन का गुजारा कर सके। मैं उनको अपनी संपत्ति में से कुछ ज्यादा देना चाहता हूँ, कैसे पॉसिबल, बात करेंगे सर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं किसी अपने फ्रेंड को, जो मेरा ब्लड रिलेटिव या फैमिली मेंबर नहीं है, किसी बाहर वाला व्यक्ति है जो मेरा फ्रेंड है, जिसने मेरे मुश्किल समय में मुझे मदद की थी या फिर मेरे मुश्किल की घड़ी में वो मेरे को काम आए थे, ऐसे मेरे किसी फ्रेंड या इवन दोस्तों रिलीजियस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सर मेरा पर्सनल सर्वेंट या मेरा बिजनेस एम्प्लॉय जिसने लाइफ टाइम मेरी सेवा की, मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी में से मरते वक्त कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल हों। हृदय से सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने YouTube चैनल टैक्स सारथी पे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ नॉमिनी। सर, जो नॉमिनी होता है ना, उसकी बेसिक ड्यूटी या प्राइमरी ड्यूटी रहती है वो सही हाथों में आपके इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस की अमाउंट को पहुंचाए। यानी उसकी ड्यूटी बनती है जो आपकी लीगल एड्स है उनके तक वो अमाउंट को पहुंचाए। जो नॉमिनी है वो मालिक नहीं होता है सर, ज्यादातर केसेस में नॉमिनी मालिक नहीं रहता है, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। यानी उसकी सर ड्यूटी रहती है वो आपकी लीगल एड्स तक आपकी अमाउंट को पहुंचाए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो या इवन सर बैंक बैलेंस। लेकिन सर, यदि ये हो सकता है कि आपका कोई लीगल एड्स वही नॉमिनी, तो उसका जितना भी हिस्सा है वो लेके बाकी का जितनी भी अमाउंट है बाकी के लीगल हेड्स में उसको बांटनी पड़ेगी। यानी सर, जो भी सपोज 4 लीगल हेड्स है, तो यदि नॉमिनी में कोई एक लीगल हेड्स है जो नॉमिनी है, तो वो अपना हिस्सा लेके बाकी की जो अमाउंट या प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है बाकी के लीगल हेड्स में वो बांटा जाएगा, और ये प्राइमरी ड्यूटी रहती है नॉमिनी की। सर, अब बात करूंगा सर किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी बांटी जाती है आपके मरने के बाद। यदि सर आप हिंदू, यहाँ पे हिंदू यानी बौद्ध, जैन और सिख भी हिंदू के अंदर आ जाएंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक सर, यदि कोई भी हिंदू मेल, यहाँ पे सर मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि यदि फीमेल है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। यदि सर कोई भी हिंदू मेल उसकी डेथ होती तो उसके बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया में वो डिवाइडेड होगी सर, उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं और उसकी मदर है, सब में इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड हो जाएगा। सपोज सर मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मदर है,
मेरी 100 रुपये की संपत्ति तो सबको 25 25 25 मिल जाएगा। सपोज सर मेरी मदर जिंदा नहीं है तो 3 पार्ट में मेरी प्रॉपर्टी डिवाइडेड हो जाएगी। यदि सर मेरे किसी एक लड़के की मेरे मरने से पहले ही डेथ हो चुकी तो उसकी जो वाइफ है यानी मेरी डॉटर इन लॉ और मेरे पोते पोती यानी मेरे लड़के के लड़के जो है वो उनको इक्वल प्रोपोर्शन में वो डिवाइडेड हो जाएगा। यदि मेरा बच्चा जिंदा होता तो उसको जो मिलता वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा सर मेरी डॉटर इन लॉ और मेरे पोते पोती के बीच में। यदि सर मेरी लड़की मेरे मरने से पहले ही मर चुकी तो उसको जितना भी हिस्सा मिलता यदि वो जिंदा होती वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड हो जाएगा सर मेरी लड़की के जो लड़के हैं उनके बीच में। यहाँ पे मेरे दामाद को कुछ भी नहीं मिलेगा सर। यदि सर मेरे लड़के वो तो एक्सपायर हो ही चुका है लेकिन उसका लड़का कोई है वो भी मेरे मरने से पहले डेथ हो चुकी है उसकी, तो सर यदि वो जिंदा होता उसको जितना हिस्सा मिलता सेम हिस्सा उसकी जो वाइफ और बच्चे हैं उनमें डिवाइडेड हो जाएगा। यानी सर जब तक मेरे लड़के और लड़की जिंदा है तब तक मेरे डॉटर इन लॉ या मेरे पोते पोती की बात ही नहीं आती। यदि वो जिंदा नहीं है तब बात आएगी मेरे लड़के की जो वाइफ है वो उनके जो बच्चे हैं वो, या फिर सर मेरे लड़के के लड़के की जो वाइफ है और उसके बच्चे हैं वो। यानी जब तक मेरे लड़के या लड़की जिंदा है तब तक आगे बात जाएगी ही नहीं। ये दोस्तों मैंने बात की क्लास 1 लीगल हेड्स। अब बात करूंगा क्लास 2 लीगल हेड्स जिसमें एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन सर जब मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री नंबर 2 तक ही बात करूंगा क्योंकि ज्यादातर केसेस में एंट्री नंबर 2 तक बात खत्म हो जाती। सबसे पहले सर एंट्री नंबर 1 में आते हैं आपके फादर यानी पिताजी। जब तक आपके फादर जिंदा है तब तक एंट्री नंबर 2 की बात ही नहीं आएगी और एंट्री नंबर 2 में आते हैं आपके ब्रदर सिस्टर और कुछ और लोग। तो दोस्तों जब तक आपके फादर जिंदा है तब तक आपके ब्रदर सिस्टर तक बात ही नहीं जाएगी। यानी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सब कुछ आपके फादर को मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके फादर जिंदा नहीं है तब सर आपकी जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो आपके ब्रदर सिस्टर को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री नंबर 2 में ब्रदर सिस्टर के अलावा कुछ और भी लोग हैं, सबको इक्वल प्रोपोर्शन में सर आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड हो जाएगी। यदि सर आपके ब्रदर सिस्टर भी जिंदा नहीं है फिर एंट्री नंबर 3, 4 ऐसे लंबी लिस्ट चलती रहेगी। यदि सर क्लास 2 लीगल एड्स भी जिंदा नहीं है, क्लास 1 लीगल एड्स नहीं है, क्लास 2 लीगल एड्स नहीं है, तो फिर बात आएगी एग्नेट्स और कॉग्नेट्स। एग्नेट्स यानी सर जो मेरे फादर या फिर आप कह सकते हो मेल लिंक के जरिए यानी मेरे फादर के जरिए जो भी मेरे रिलेशनशिप में आते हैं उसको हम कहेंगे एग्नेट्स। जैसे कि मेरे बड़े पापा या फिर मेरे काका, उसको हम एग्नेट्स कहेंगे। कॉग्नेट्स यानी सर फीमेल लिंक में जो भी रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे कि सर मेरी मौसी यानी मेरी मदर की सिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में जो दूर दराज के हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वो इंक्लूड होते हैं। यदि इनमें से भी कोई नहीं मिल रहे तो सर आपकी जिंदगी भर की जो भी मेहनत की कमाई से इकट्ठी की हुई प्रॉपर्टी सारी की सारी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। दोस्तों ये मैंने बात की हिंदू मेल की। यदि कोई हिंदू मेल की डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डिवाइडेड होती है। फर्स्ट क्लास 1 लीगल एड्स, यदि वो कोई नहीं है क्लास 1 लीगल एड्स में तो क्लास 2 लीगल एड्स, यदि वो भी नहीं है तो फिर बात आएगी एग्नेट्स और लास्ट में सर बात आएगी कॉग्नेट्स की। अब दोस्तों बात करूंगा हिंदू फीमेल सक्सेशन के ऊपर, यानी किसी हिंदू फीमेल की डेथ हो जाती है तो फिर किस हिसाब से आगे प्रॉपर्टी का डिवीजन रहेगा। यहाँ पे हिंदू के अंदर सर बौद्ध, जैन, सिख भी आ जाते हैं। तो दोस्तों यदि किसी हिंदू फीमेल की डेथ होती है तो प्रायोरिटी में हमेशा हस्बैंड और बच्चे रहेंगे। यानी सर जब तक मेरे हस्बैंड और बच्चे जीवित हैं तब तक आगे डिवीजन की बात ही नहीं आई। लेकिन दोस्तों यदि मेरा लड़का या लड़की मेरे मरने से पहले उसकी डेथ हो चुकी तो सर यहाँ पे यदि मेरा लड़का या लड़की जिंदा होते तो उसको जितना भी मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता सेम हिस्सा आगे डिवाइडेड हो जाएगा मेरे पोते पोती के बीच में इक्वल पार्ट में। जितने भी मेरे पोते पोती है उसको सबको इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। दोस्तों यदि मेरे हस्बैंड या मेरे लड़के या लड़की कोई भी जिंदा नहीं और प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ एक्वायर्ड है, सेल्फ एक्वायर्ड यानी मैंने मेरी मेहनत से वो प्रॉपर्टी कमाई, या फिर सर मुझे हस्बैंड से गिफ्ट मिला है या फिर फादर इन लॉ से गिफ्ट मिला, तो सर सेकंड नंबर पे यदि मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों कोई भी जीवित नहीं, यानी सर ना मेरे हस्बैंड जीवित है ना मेरे बच्चे जीवित, तो फिर सेकंड नंबर पे जो मेरे हस्बैंड के लीगल एड्स यानी मेरे
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वगैरह वगैरह, उनको मेरी प्रॉपर्टी डिवाइडेड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सर एक छोटी सी चीज जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि प्रॉपर्टी यदि मुझे गिफ्ट मिली है मेरे फादर या मदर से, तो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी में मेरे हस्बैंड के लीगल एड्स नहीं आएंगे, यानी मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं आएंगे, बल्कि मेरे फादर और मदर आएंगे। यानी सर प्रॉपर्टी जो भी मुझे मेरे फादर मदर से गिफ्ट मिली है, तो मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी यदि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जीवित नहीं है तो वापस मेरे फादर या मदर के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। यदि मेरे फादर और मदर जीवित नहीं है, जो मेरे फादर है उनके लीगल एड्स यदि वो भी नहीं है तो मेरे मदर के लीगल एड्स, यानी सर जो फीमेल है उसके ब्रदर सिस्टर वगैरह आएंगे। सेम मदर के लीगल एड्स में भी जो मेरे मतलब फीमेल है उसके ब्रदर सिस्टर वगैरह आएंगे। तो दोस्तों ये मैंने बात की फीमेल सक्सेशन, जो कि हिंदू फीमेल सक्सेशन। यदि सर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के हिसाब से फिर प्रॉपर्टी डिवाइडेड होती है उसके मरने के बाद, जैसा कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। यदि मुस्लिम महिला की डेथ होती और उसके बच्चे जीवित है तो सर हस्बैंड को वहां पे बच्चे जीवित है तो हस्बैंड को 1/4 ही मिलेगा, यानी 25%। यदि बच्चे कोई नहीं है या बच्चे जीवित नहीं तो फिर सर हस्बैंड को जाएगा 50%, यानी 1/2 जो भी महिला की प्रॉपर्टी है उनमें से। यदि सर किसी मुस्लिम मेल की डेथ हो जाती है यानी पुरुष की, तो सर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है यदि बच्चे जीवित है तो लेडीज को यानी वाइफ को, स्पाउस को मिलेगा 1/8, और यदि बच्चे नहीं है तो स्पाउस को सर जाएगा 1/4 यानी 25%। तो मुस्लिम लॉ शरीयत के हिसाब से मुस्लिम के केस में प्रॉपर्टी डिवाइडेड हो जाएगी मरते वक्त। यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मैक्सिमम 1/3 तक विल कर सकती है। यदि सर कोई क्रिश्चियन और पारसी है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सर इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसा कि यदि कोई क्रिश्चियन डेथ होती है उसकी, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है सर, उसकी जो स्पाउस है यदि बच्चे जीवित है तो स्पाउस को 1/3 मिलेगा, यदि बच्चे नहीं है तो सर स्पाउस को 2/3 मिल जाता है। तो दोस्तों ये मैंने बात की लीगली किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा सिर्फ इंडिया में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो सर वहां का जो लॉ होगा, वहां का जो भी लॉ होगा उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइडेड होगी। यदि सर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पे डोमिसाइल देखा जाएगा, और डोमिसाइल क्या होता है बात करेंगे सर आगे किसी वीडियो में, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए डोमिसाइल यानी जहाँ पे आपका परमानेंट होम है। तो दोस्तों इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी है मैंने बात किया, चाहे मूवेबल इमूवेबल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मंजूर नहीं है, यानी आप चाहते हो किसी और व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह में हिस्सा देना, या फिर कोई और प्रपोजल में जाते हो, तो आपके पास सर रास्ते रहते हैं। आप विल बनवा सकते हो, यानी वसीयत। वसीयत कैसे बनवानी है, इसके क्या बेनिफिट है सर, इसके ऊपर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक लंबी सीरीज चलेगी जहां पे मैं सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर बात करूंगा, जिसके अंदर विल, प्राइवेट ट्रस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी टूल्स है जो सक्सेशन प्लानिंग के हैं, जिसके ऊपर डिटेल में सर बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ हद तक यूजफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।